हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको एक महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ मंडल था। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता, जहां उन्होंने गांव की संस्कृति, भाषा, लोक गीतों और किसानों की कठिनाइयों को नजदीक से देखा और समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनके साहित्य में जीवंत रूप से प्रकट हुआ। उनके पिता श्री शिलानाथ मंडल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और नेपाल में भी सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। इसी कारण उनका परिवार नेपाल से जुड़ा था और रेणु की प्रारंभिक शिक्षा भी नेपाल में हुई। उन्होंने विराटनगर, नेपाल में कक्षा 4 तक पढ़ाई की। उनका काफी समय नेपाल और भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीता, जिससे उन्होंने दोनों क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति और समाज को नजदीक से देखा। रेणु का बचपन बिहार के पूर्णिया जिले के गांवों में बीता, जहां वे खेतों, नदियों और मेले त्योहारों से घिरे रहते थे। उन्होंने ग्रामीण भारत की सादगी, गरीबी, जातिगत भेदभाव और आपसी मेलजोल को बचपन से महसूस किया। गांव के लोकगीत, कहानियां और बोलियां उनके मन में बस गईं, जो बाद में उनके साहित्य की पहचान बनी। उनका घर साधारण किसान परिवार का था, लेकिन उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, जिससे उनका झुकाव भी समाज सुधार की ओर हुआ। रेणु की शुरुआती पढ़ाई नेपाल में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे बिहार आ गए। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई फारबिसगंज से की और फिर पटना के B.N कॉलेज में दाखिला लिया। वे पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उनका मन हमेशा समाज की समस्याओं और आम जनता की जिंदगी में लगा रहता था। छात्र जीवन के दौरान ही वे 1930 और 1940 के दशक के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी हिस्सा लिया, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी भाग लिया, जिसके कारण उन्हें वहां की नागरिकता छोड़नी पड़ी। फणीश्वर नाथ रेणु के बचपन का प्रभाव उनकी रचनाओं में साफ दिखाई देता है। उन्होंने अपने बचपन में जो गांव, लोग, भाषा और परंपराएं देखीं, वे बाद में उनकी कहानियों और उपन्यासों में प्रकट हुईं। मैला आंचल के पात्र, गांव का माहौल और उनकी आंचलिक भाषा उनके बचपन की यादों का ही प्रतिबिंब है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के महान कथाकारों में से एक थे। उनकी कहानियां ग्रामीण भारत की सजीव झलक प्रस्तुत करती हैं और आम लोगों के संघर्ष, उनकी संस्कृति व भावनाओं को गहराई से उकेरती है। बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानियों की, तो उनमें नंबर 1 पर है पंचलाइट। यह कहानी ग्रामीण समाज की मासूमियत और हास्य व्यंग्य से भरपूर है। गांव के पंचों ने पंचायत भवन के लिए एक पेट्रोमैक्स लैंप, पंचलाइट, खरीदी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे जलाना किसी को नहीं आता था। गांव का एक युवक, गोधन, इसे जला सकता था, लेकिन वह एक लड़की, मुनरी, से प्रेम करता था, जिससे नाराज होकर पंचायत ने उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया था। अंततः जब कोई और इसे जलाने में असमर्थ रहता है, तो मजबूरी में गोधन को बुलाया जाता है और वह पंच लाइट जलाने में सफल होता है। यह कहानी प्रेम, सामाजिक दबाव और हास्य का सुंदर मेल है। नंबर 2 पर है मारे गए गुलफाम। यह रेणु की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिस पर आधारित फिल्म तीसरी कसम बनी थी। यह कहानी एक गाड़ीवान हीरामन और एक नाचने वाली हीराबाई की भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। हीरामन, जो अपनी बैलगाड़ी चलाकर सामान ढोता है, हीराबाई को मेला लेकर जाता है और धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हीराबाई का जीवन उसकी कल्पनाओं से अलग है, तो उसका प्रेम कुचल जाता है। यह कहानी ग्रामीण संवेदनाओं, प्रेम, आदर्शवाद और सामाजिक यथार्थ का मार्मिक चित्रण करती है। नंबर 3 पर है ठेस। यह कहानी गरीब मजदूर शिल्पी की आत्मसम्मान की भावना को दर्शाती है। जब मालिक की पत्नी उसे बेइज्जत कर देती है, तो उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, और यह ठेस शारीरिक चोट से भी अधिक गहरी होती है। यह कहानी सामाजिक असमानता और सम्मान की भावना को गहराई से उजागर करती है। चौथी है रसप्रिया। यह कहानी प्रेम और पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं के टकराव को दर्शाती है। नायक, जो संगीत से जुड़ा है,
अपनी कला के माध्यम से जीवन को जीता है, लेकिन समाज की नैतिकता उसे स्वीकार नहीं कर पाती। और नंबर 5 पर आती है ठुमरी। यह कहानी संगीत और समाज के संघर्ष की है। इसमें एक गायिका के जीवन को चित्रित किया गया है, जिसे समाज हमेशा एक विशेष नजरिए से देखता है, लेकिन उसकी कला को सम्मान नहीं मिलता। अगर बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की विशेषताओं की, तो हम कह सकते हैं कि उनकी कहानियां गांवों की मिट्टी से जुड़ी होती हैं। वे अपने लेखन में क्षेत्रीय शब्दों और बोलियों का प्रयोग करते थे। उनकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं से भरपूर होती हैं और उनके पात्र आम लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ लाने वाली थीं, जो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय गांवों की आत्मा को सजीव रूप में प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद भी वे देश की बदली हुई राजनीति से निराश हो गए। उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध किया। इससे वे सरकार की नजर में आ गए और उन्हें परेशान किया गया। इसने उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। आपातकाल के बाद रेणु को महसूस हुआ कि वह राजनीति के जरिए समाज में बदलाव नहीं ला सकते। उन्होंने धीरे धीरे राजनीति से दूरी बना ली और फिर से पूरी तरह लेखन में लग गए। लेकिन दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि रेणु उन गिने चुने साहित्यकारों में से थे जिन्होंने साहित्य और राजनीति दोनों को समान रूप से जिया। वे एक आदर्शवादी राजनेता थे जो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए राजनीति में आए थे। फणीश्वर नाथ रेणु का राजनीतिक जीवन उनके साहित्य की तरह ही संघर्षों और आदर्शवाद से भरा था। वे आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो राजनीति को बदलाव का माध्यम मानते हैं। हालांकि मैला आंचल को खूब सराहना मिली, लेकिन रेणु को इसके बाद भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया, लेकिन उनका मन हमेशा आम जनता और उनके संघर्षों के प्रति लगा रहा। उनकी कहानियां पंचलाइट, मारे गए गुलफाम और रसप्रिया ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें कभी बहुत लाभ नहीं मिला। इन सब परिस्थितियों के बाद वे लंबे समय तक बीमार भी रहे। उनका यह संघर्ष जीवन भर जारी रहा और उन्होंने हमेशा जनता के हक की बात की। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद उन्होंने लेखन जारी रखा। उनके संघर्ष का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें इलाज के लिए भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फणीश्वर नाथ रेणु ने हिंदी साहित्य को जो अनमोल रचनाएं दीं, वे आज भी प्रासंगिक हैं। 11 अप्रैल 1977 को वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके लिखे शब्द आज भी ग्रामीण भारत की सच्चाई को उजागर करते हैं। फ्रेंड्स, रेणु के संघर्ष से हमें यह सीख मिलती है कि समाज और जनता की सच्चाई को दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सच्चा साहित्य वही है जो आम जनता की पीड़ा और उनके सपनों को दिखाए। स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ने वाले लोग भले ही व्यक्तिगत कष्ट सहते हैं, लेकिन वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि साहित्य और राजनीति का संबंध गहरा है और एक सच्चा साहित्यकार समाज की सच्चाई को उजागर करने से पीछे नहीं हटता। फणीश्वर नाथ रेणु का संघर्ष केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह पूरे भारतीय समाज की एक कहानी थी। उनका साहित्य हमें बताता है कि गांवों की कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी शहरों की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे तक ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।